बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कल तक जो लोग करप्शन के इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते थे, वो आज मुस्लिम लीग नून को ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून करप्शन की वजह से इलेक्शन नहीं हारी, बल्कि इसलिए हारी है कि उसका बयानिया एक नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून वालों को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो इलेक्शन हार गए हैं, और इस इलेक्शन के हारने की वजह कम अज़ कम वो नहीं जो पिछले 3 साल से बयान की जा रही थी। आज सारा जोर इस बात पर है कि नून लीग अपने बयानिया की वजह से हार रही है, और चूंकि ये बयानिया मज़ाहमत का है, उन कुव्वतों से लड़ाई का बयानिया है जिन पर 2018 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम है। यानी अगर ये बयानिया ना होता तो क्या मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में इलेक्शन जीत जाती? तो मरियम नवाज पर तनकीद करने की बजाय मुझे यूँ लगता है कि लीगियों को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून का कोई बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गई हैं। अब दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि खान साहब की हवा चल रही है। अब जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हवा चल नहीं रही, बल्कि हवा तो निकल रही है। खान साहब ने पिछले 3 साल में भारी कर्जे लेने के सिवा किया क्या है? साल 2021 जो भी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें पाकिस्तान को तकरीबन 24.9 अरब का कर्ज वापस करना है, जिसमें IMF, चीन, सऊदी अरब और कई मुल्कों के कमर्शियल कर्जे शामिल हैं। तो सवाल ये कि मुआशी पॉलिसी क्या है? कमाई तो है नहीं। चीन से कर्ज लेते हैं, IMF को देते हैं, IMF से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक को देते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर पेरिस क्लब को अदायगियाँ की जा रही हैं। यानी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो मुआशी पॉलिसी क्या है? टैक्स रेट में इजाफा, महंगाई में कमी ज़ीरो, यानी महंगाई इंतहाई बुलंदी पे है तो कमी तो हो नहीं रही, टैक्स रेट में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी में इजाफा आटे में नमक के बराबर है, यानी पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। अब जिस हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आमदनी 54 और खर्चा रुपया है, उनकी हवा कैसे चल सकती है? उनका डंडा, जोर, इख्तियारात तो चल सकते हैं क्योंकि हुकूमत उनके हाथ में है, लेकिन जो असल मामला है, जो असल मसला है, वो तो परफॉर्मेंस का है, कारकर्दगी का है। उसमें से कितने नंबर है? अब आज़ाद कश्मीर और सियालकोट का इलेक्शन जीतने से कोई अगर ये समझता है कि हुकूमत बड़ी पॉपुलर है तो वो तारीखी हक़ाइक़ को झुटलाने के मुतरादिफ है, बल्कि अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। जब मुस्लिम लीग काफ हुकूमत में थी तो बड़े ज़ोर पे थी, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, वो भी अपने कागजात में हर इलेक्शन जीत जाती थी। फिर पार्टी के हाथ से इक़्तिदार क्या निकला, वो सिंध तक महदूद होकर रह गई। यानी वो एक शेर है ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। तो मालियाती इस्लाहात के बगैर मईशत कैसे बेहतर हो सकती है? टैक्स नेट में इस्लाहात के बगैर टैक्स नेट में इजाफा कैसे हो सकता है? और खारजा तल्लुकात को बेहतर किए बगैर दुनिया के साथ बिजनेस कैसे हो सकता है? फैटअप से निकले बगैर कारोबार कैसे बढ़ सकते हैं? कोई चिराग का तो जिन है नहीं कि चिराग रगड़ा और जिन हाजिर। कर्जों को मैनेज करने के लिए कर्जे लिए जाएं और अखराजात कम न करें तो कर्जों में कमी कैसे हो सकती है? वो अल्लाह जन्नत नसीब करे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम को, उनकी तरह हम ये तो नहीं कह सकते कि जाओ नहीं पैसे और नहीं मन देते फिर आया जे गौरी। तो कर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की। कौन सी हवा चल रही है? कौन से बयानिए की जंग लड़ी जा रही है? ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं और तल्ख़ हैं। क्या कोई इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि हम कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं? खान साहब ने 3 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछली दोनों हुकूमतों ने मिलकर लिए थे। तो क्या इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हवा चल सकती है? अब बहुत से सियाणे ये कहते हैं कि खान साहब सिर्फ महंगाई कट कर दें, बाकी सब ठीक है। तो उनसे पूछना बनता है कि बाकी सब क्या ठीक है? तो खान साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी बातों में बड़ी जान है। मैं खुद उनका बड़ा फ़ैन, उनकी बातें सुने तो लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। वो कहते हैं ना किताबी बातें, तो अकवाले ज़री जिनमें बड़ी जान होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल एंटायर डिफरेंट। जिस तरह वो आजकल अफ़गानिस्तान को समझा रहे हैं तो उनके फ़ैन इस बात पर बड़े खुश है कि खान वाकई बड़ा लीडर है जो अफ़गानिस्तान को समझा रहा है कि उनका मसला क्या है। अफ़गान वफद एक पाकिस्तान आजकल आया हुआ है तो सारे उनको समझाते फिर रहे हैं कि आपका मसला क्या है, उनको जवाब देते फिर रहे हैं।
वो बड़ी बड़ी खबरें बन के लग रही है। यानी जिन्हें पिछले 40 साल से दुनिया नहीं समझा सकी, रूस नहीं समझा सका, अमेरिका नहीं समझा सका, उनको खास अब आजकल समझा रहे हैं। जिस तरह वो ताजिकिस्तान वालों को समझा कर आए थे कि उनसे ज़्यादा खान साहब को तारीख का पता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की तकरीरों से, उनकी बातों से दुनिया फ़ैन है उनकी, जो सुनता मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। वो एक अच्छे मुकर्रर हैं, बल्कि वो सियासत की बसात के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी हैं। वो अपनी चालों से मुखालफिन पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन जो मेरा असल सवाल है, जो असल काम है, जो देखा जाएगा, जो देखना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि उनके हामी हों या उनके मुखालिफ हों। असल मामला तो परफॉर्मेंस का है, गवर्नेंस का है, वो कहीं नज़र नहीं आती। तो खान साहब को उनकी चालों से नहीं, उनके कारनामों से तोला जाएगा। चालें तो उनकी सारी कामयाब हैं, उन्हें मालूम है कि किसको राज़ी रखना है, किसकी बैंड बजा के रखनी है। तो सियासत की बसात पर शातिर खिलाड़ी वो माना जाता है जो सही वक्त पर सही चाल चल जाए। जो सही चाल ना चल सके वो हार जाता है, मात खाता है। तो सियासत चाहे मुफाहमती हो, नजरियाती हो या मोहल्लाती हो, फैसला सियासत की बसात पर चलने वाली चाल से होता है। तो खान साहब के आजकल सारे पास से ठीक पड़ रहे हैं, कहते हैं पाँव मारा, और मुखालफिन की चालें वो गलत चाल चल रहे हैं या गलत चालें नज़र आ रही हैं। नतीजा यही है कि खान साहब हुकूमत में है और वो जीत रहे हैं। लेकिन ये कामयाबी वक्ती है या दायमी है, ये फैसला तो वक्त ने करना है। खान साहब अब अकेले खेल रहे हैं या अंपायर को साथ मिलाकर खेल रहे हैं या लोगों के साथ मिलाकर हुकूमत कर रहे हैं, ये उनकी अपनी एक एबिलिटी है। लेकिन जो कारकर्दगी है जिस पर गेज किया जाता है, वो कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि इस वक्त जो भी वक्ती कामयाबी उन्हें मिली है उसको वो मुकम्मल कामयाबी में तब्दील कर सके। तो बेशक बाजी खान साहब के हाथ में है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब फैसला मुकम्मल तौर पर लोगों के हाथ में आता है तो हवा चलने वालों का दावा करने वालों की हवा निकल जाती है। तो खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। खान साहब ने उम्मीदों के चिराग और ट्रक की बत्तियां दिखाकर लोगों को जिस तरह सहर ज़दा किया था और 2018 का इलेक्शन जीता था, वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं। इसलिए अब हवा चलने का तासर देकर कामयाबी नहीं मिली, अब कारकर्दगी बाकायदा दिखानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट के बाई इलेक्शन में जो कामयाबियां मिली हैं उस पर हुकूमत का अपना वर्जन क्या है, सेनेटर फैसल जवेद गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। ये ज़रूरी है। बाकी देखिए, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी हालात तो बुरे थे, वो सबके सामने भी रखे। जो हालात हमें मिले जिधर पाकिस्तान की लोगों को अपना पेट नजर आता है, हालात नजर नहीं आता। हालात सेल करना बड़ा मुश्किल काम है लोगों को। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप पॉलिटिक्स में अपने आप कहां देख रहे हैं? जुमला जो कंप्लीट कर रहा हूं कि उस वक्त हालात बुरे थे, वक्त लगना था कि हम हालात को बेहतर करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने अपना फैसला दिया है, जेबी में भी दिया है, आज़ाद कश्मीर में भी दिया है, सियालकोट के इलेक्शन में भी दिया है। मुहाजिरीन की जो सीट्स हैं पंजाब के अंदर बिलखुसूस वहां पर भी बहुत सारी 9 से ज्यादा, तो वहां पर भी अवाम ने अपना एक कॉन्फिडेंस, एतमाद जो है वो शो किया है इस हुकूमत की कारकर्दगी पर। तो आपको लगता है कारकर्दगी पर शो हुआ? आपको लगता है ऑपोजिशन रिजेक्ट हुई है या हुकूमत को लोगों ने वोट डाला? देखिए, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, लोग आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको वोट देते हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारे 5 साल हो गए ना, या और लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से उधर चले जाते हैं ना, लोगों ने हमारी कारकर्दगी पे हमें वोट डाली, 2/3 मेजॉरिटी लेके हम वापस आए। और मरियम नवाज साहबा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वो तो खराब नहीं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कश्मीर इलेक्शन पर काम अंदरूनी और बैरूनी मुल्क कैंपेन चलाएंगे इसके खिलाफ एहतजाज। ये बैरूनी मुल्क क्या एहतजाज होगा? कश्मीर सोचिएगा, आजाद कश्मीर है, बैरूनी मुल्क आप कहेंगे यहाँ धांधली हो रही है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को? ये जो मैं ये नहीं कहता कि ना करें, अंदरूनी मुल्क बिल्कुल करें, हमारा इंटरनल इशू नहीं है। देखिए, मैं एक पहले बात कंप्लीट कर लूं, इसलिए मरियम नवाज को खराज तहसीन और उनका शुक्रिया कि जिस स्पीड से उन्होंने PMLN का यह हाल किया, तो बिलावल ने पीपल्स पार्टी। अब हुक्मरान जमात खुद ये दावे कर रही है कि मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की वजह से हारी है। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा कर रही है कि अगर मरियम नवाज मज़ाहमती बयानिया अख्तियार ना करती तो तहरीक इंसाफ को जीत नसीब ना होती, तो फिर हुकूमत कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने का दावा कैसे कर सकती है? अब हुक्मरान जमात ये दावा कर रही है बाकायदा
कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिछले जो 10-11 बाई इलेक्शन में हुकूमत हारी थी, तो हुकूमत की कारकर्दगी वाकई ख़राब थी और उन पर जो तनकीद की जा रही थी वो वाकई जायज़ थी, इसलिए तो वो हारे। तो आज हुकूमत ये माने कि हाँ, जो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे वो उनके मुखालफिन नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे थे और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वो इलेक्शन हारे। आज वो समझते कारकर्दगी अच्छी है तो वो जीत गए हैं। लेकिन कारकर्दगी का आलम यह है कि कोई एक जलसा भी ऐसा आज़ाद कश्मीर में किसी ने नहीं किया जिसमें हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी पेश की हो, सिवाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच और बच्चों को बुरा भला कहना। इसके सिवा क्या हुआ? कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा, कोई एक काम भी हुकूमत नहीं बता सकी जिसे कारकर्दगी में शुमार किया जा सके। दर्जन भर के करीब मालियाती स्कैंडल, करप्शन में मुलव्वस अफराद को NRO देना और कर्जों में इजाफा, क्या ये कारकर्दगी है? अगर कारकर्दगी इस बात का नाम है कि इलेक्शन कैसे मैनेज किया जाता है तो फिर तो कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर कारकर्दगी से मुराद परफॉर्मेंस है, गुड गवर्नेंस है या इस्लाहात है तो रिकॉर्ड सबके सामने है। अब कारकर्दगी ये है कि महंगाई आज भी 13-14% पे खड़ी है, आटे, चीनी और घी के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, लोग नौकरियों को लिए CV लिए घूम रहे हैं। तो कारकर्दगी ये है कि कोई कारकर्दगी नहीं, यानी नो वर्क नो मिस्टेक, ना काम करांगे ना गलती होएगी। यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है कमरुज़्ज़मा कायरा, पीपल पार्टी के बड़े सीजनड रहनुमा हैं, पॉलिटिशियन हैं, और गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि किस मौजू पर बात हो रही है शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। देखिए, गुजारिश ये है, इनका हक है, इनको चाहिए ये सिंध के अंदर पूरी अपनी कोशिश करें, कौन रोक सकता है? बिस्मिल्लाह, पहले भी कोशिश की, जितनी कोशिशें इनके लिए हो सकती थी। इन बेचारों ने क्या करना था, इनके लिए बहुत सारी कोशिशें अदरवाइज की गई, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई, आइंदा क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा। उनका क्लेम है हम कामयाब होंगे, हमारा क्लेम है कि हम ट्रेडिशनली वहां पे थे, आज भी हैं, और हमने बाय इलेक्शंस के अंदर जितनी सीटें वहां पे आई हैं हमने बड़े वादे मार्जिन से, जो हमारी सीटें नहीं थी वो भी जीती हैं। उसके बावजूद उनका क्लेम है और वो नए नए लोगों को लाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, उनका हक है। और पंजाब के अंदर आज भी, शाहजेब साहब मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आज भी अगर पंजाब में मुस्लिम लीग PDM के ओरिजिनल चार्टर पे खड़ी हो जाती है और वो नेक नीति से पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहे, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पंजाब की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, देखिए मोमेंटम आपके हाथ से निकल गया। वो कुछ और वक्त था जब मुलाकातें आपकी हो रही थी, अब तो मोनी सलाई वजीर बन गए हैं, चौधरी बिरादरान मुतमईन हो गए हैं, तरीन साहब उस जमाने में नाराज थे, वो भी मुतमईन हो गए, खुश हैं, तो फिर कैसे गिरा देंगे बाप? होंगे चौधरी बिरादरान मुतमईन हैं, उनके पास कोई 100 सीटें तो नहीं है ना, उनकी अपनी एक हैसियत है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो फाइनल फैसला कौन हैसियत नहीं रखते। पंजाब में बड़ा थिन मार्जिन है और बाकी लोगों का, तरीन साहब भी जैसे खुश है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे लोग जेन्युइनली नाराज हैं और अपोजिशन को अपना टेम्पो नहीं तोड़ना चाहिए था, उसका बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग अगर युक्सुई से आज भी कोशिश करे, आज भी अपने इरादे बांध ले और हम उनका साथ हैं, सारी जमातें अपने किए के ऊपर गौर करें और अपोजिशन इकट्ठी होकर चले तो चले, 15-20 दिन ना सही, 2 महीने में सही, ये एक फिजा दोबारा खड़ी हो जाएगी कि हम तो फिगर्स जेन्युइनली बातें कर रहे हैं ना, हम कोई हवा में तो ख्याली पुलाव तो लगता यूं है कि पीपल पार्टी को जो गोलियां दी गई थी उनका खुमार आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है, इसीलिए लबो लहजे तब्दील हो रहे हैं और फिर से की बातें हो रही हैं। तो बहुत से वाकफान हाल ये कहते हैं कि पीपल पार्टी पर जब भी टफ टाइम आता है तो वो इत्तेहाद की बातें करने लगते हैं और जैसे ही ज़रा सा रिलीफ मिलता है तो जमहूरियत और असूल याद आने लगते हैं। अब PDM तो बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी ने ही बनाई थी और इसी वजह से बनाई थी कि अपोजिशन को अच्छी खासी फेंटी पड़ रही थी, सिर्फ पीपल पार्टी को नहीं बल्कि PMLN और दीगर सियासी जमातों, जितनी अपोजिशन में जमातें थीं, उन सब के ऊपर खासा हुकूमत चढ़ी हुई थी।
तो इसलिए इनिशिएटिव लिया पीपल पार्टी ने और पीडीएम बनाई। तो पीपल पार्टी उस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जैसे ही पीपल पार्टी हुकूमत के दबाव से निकली और हुकूमत दबाव में आई तो पीपल पार्टी वालों ने पीडीएम को लात मारी और ये जा और वो जा। अब पीपल पार्टी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि तहरीक इंसाफ का अगला टारगेट सिंध है, खासकर कराची। खान साहब ने पूरा फोकस किया हुआ कि इस बार पीपल पार्टी को सिंध में बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा और एक टारगेट ये भी है कि जरा पीपल पार्टी का भी सफाया करें, बड़े अरसे से सिंध में पाँव जमाए हुए हैं। तो वो नवाज शरीफ की तरह नहीं जिन्होंने सिंध को पीपल पार्टी के लिए छोड़ दिया था कि चलें आप वहाँ पे आपका वोट बैंक है तो आप वहाँ पे लगे रहे। तो खास साहब तो पूरा जोर लगा देंगे। इसी वजह से पीपल पार्टी के अब लहजे भी नरम हुए हैं और उन्होंने जो जो मामला सेट पाए थे या तय पाए थे या जो गोलियां उन्हें दी थी वो भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अब पीडीएम का नोटिस मिलने पर जिस तरह पीपल पार्टी ने आसमान सर पर उठा रखा था, अगर किसी को याद हो, और उन्हें लगता था कि चूंकि बिलावल भुट्टो को नोटिस दिया है तो बिलावल भुट्टो की तौहीन हो गई है, तो ये तौहीन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर गिलानी साहब के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी आसमान पर चढ़ी हुई। अब ज़रा अपनी बारी आई है तो लेजों में शेरीनी घुलने लगी है। अब फिर से याद आ गया है कि सियासी जमातें इकट्ठी हों तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हुकूमत चेंज कर सकते हैं, फिर से पीडीएम को एक्टिव करें तो हम पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। तो पीडीएम का यूनाइट होना सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पर रिलीफ हासिल करना है और ये मैसेज देना है कि ज़रा हमसे दूर दूर रहे, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई और मुफाद है नहीं। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं। हबीब अकरम गुफ्तगू करें बल्कि तज़िया दे रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो उनका तज़िया भी कामरान खान के साथ है। तो कामरान खान साहब के प्रोग्राम में जिस तरह का माहौल होता है वो सबको मालूम ही है, लेकिन तज़िया बहरहाल तज़िया होता है और हबीब अकरम भी एक तजर्बाकार साफ़ी हैं। ज़रा उनका तज़िया देखते हैं कि उन्होंने इस पूरे इलेक्शन सिनेरियो के ऊपर क्या एनालिसिस दिया है। में कामयाबी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पंजाब में कामयाबी और फिर सियालकोट में गढ़ में कामयाबी। इसका मतलब यह कि हवा जो है वो नून लीग के हक में अब नहीं चल रही बल्कि इमरान खान के हक में चल रही है। खान साहब ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि पहले अगर हम देखें 3 साल के अंदर तो हमारी जो हुकूमत थी, जो वफाकी हुकूमत है, वो काफ़ी लड़खड़ाती हुई नज़र आती थी। उसके फैसलों में कोई यकसुई भी नज़र नहीं आती थी, कोई मरबूत हिकमत अमली भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब जब हमने इस साल से कुछ पहले यानी गुज़श्ता तकरीबन 7 महीने से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के फैसले भी कुछ कंपोज होना शुरू हुए हैं और उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वाले, गैर जिम्मेदार हरकत करने वाले लोग या तो पीछे धकेल दिए गए हैं या फिर वो उन्हें काबीना से कम अज़ कम दूर कर दिए गए हैं। तो उसके नतीजे में हुकूमत के अंदर एक मुरत्तब होने का तासुर भी पैदा होता है। दूसरा, हुकूमत का काम बहुत सारा आसान किया मरियम नवाज शरीफ के बयानिए ने। जब आप पंजाब के अंदर लाहौर एक सरहदी इलाका, सियालकोट एक सरहदी इलाका, बहावलपुर एक सरहदी इलाका, जब हम ये सारे लोग यहाँ पे रहने वाले जब देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है ही आर्मी यानी पाक फौज है, जिनको हम अपनी आंखों से सरहद के पास पड़ाव डाले हुए देखते हैं, वहां पे मोर्चों में देखते हैं। और बिलखुसूस सियालकोट का ये हल्का, खान साहब आपको ये जान के हैरत होगी कि ये सियालकोट का जो हल्का है, इसकी जो मरकजी सड़क एक्चुअली ये वर्किंग बाउंड्री की तरफ जाती है और ये हल्का सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले हल्कों में है जब वहां से फायरिंग होती है इंडिया की तरफ से। तो यहां के लोग अपनी आंखों से ये मंजर देखते हैं कि किस तरह फौजी इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, किस तरह फौजियों की ये मदद करते हैं और किस तरह मिलजुल के ये अपने मुल्क की सरहद को महफूज रखते हैं। तो ऐसी जगह पर जाके जब आप एक ऐसा बयानिया, ये आपका नैरेटिव ये हो कि पाकिस्तान की मतलब आप मुख्तलिफ इल्यूजन्स के साथ एल्यूड कर रहे हो कि जनाब एक्चुअली आप पाक फौज को मुत्तहिम कर रहे हैं या उन्हें मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर इस तरह के क्या नतीजे पेश कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट के बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई है उसे लोग नून लीग के बयानिए की नाकामी करार दे रहे हैं और इसका जिम्मेदार मरियम को ठहरा रहे हैं। अब इसका एक और एंगल ये है कि जितने लोग ये बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मीडिया में शहबाज शरीफ की अपनी लॉबी मौजूद है,
कोई गलत बात नहीं है, मगर बहुत से लोग शहबाज शरीफ साहब के हम ख्याल हैं, उनके करीब रहे हैं, जो उस वक़्त शहबाज शरीफ की बयानिए या मुफाहमत की कंपेन चला रहे हैं। अब शहबाज शरीफ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि इस बात को इंडोज किया जाए कि जो शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, मरीम नवाज़ वो नहीं कर सकती। तो वो ये फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। इस पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं, टॉक शोज भी हो रहे हैं और बाकायदा कॉलम भी लिखे जा रहे हैं। तो एक मीडिया कैंपेन चली हुई है जिसका लुबे लुआब ये है कि मरीम नवाज़ की जगह शहबाज शरीफ को लीडरशिप का रोल दिया जाए। हालांकि शहबाज शरीफ साहब के पास वो रोल मौजूद है और इसकी रीज़न ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की चूँकि कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे है, और ये शहबाज शरीफ ना होते तो इतनी अच्छी कारकर्दगी कौन दिखाता। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि पंजाब में जितनी डेवलपमेंट है, जो पंजाब में अच्छे काम किए हैं, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और बयानिए से ज़्यादा वो कारकर्दगी की बुनियाद पर है। अब चूँकि फैसला कुन कुव्वत नवाज शरीफ है, फैसला उनका चलना है, जो जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई या बुरी दिखाई वो अलग बात है, लेकिन फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है कि उनकी जगह पे कौन लीड करेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त ज़्यादातर कंपेन जो हो रही है वो नवाज शरीफ को कन्विंस करने के लिए चलाई जा रही है कि वो अपना बयानिया एक रखें और बयानिया भी मुफाहमत का हो और शहबाज शरीफ साहब को मौका दें, तो लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो साल डेढ़ साल शहबाज शरीफ साहब का ही बयानिया चल रहा था, उसके बाद वो अग्रेसिव हुए, उसके बाद मुज़ामती बयानिया आया, उसके बाद अपोजिशन की मुश्किलात में कमी आई है। तो अब ये फैसला यकीनी तौर पर किसी और ने नहीं करना कि नवाज शरीफ कौन सा बयानिया लेकर चलेंगे। ये फैसला खुद पॉलिटिशियन ने करना है, लीडर ने करना है, उनकी जमात के जो भी उनकी क़यादत है मरकज़ी, उन्होंने करना है कि क्या मरीम नवाज़ को साइडलाइन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नुक्ता नज़र दुरुस्त नहीं है कि नून लीग इस वजह से हारी कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में कि सरहदी इलाके थे और वहाँ जो बयानिया चल रहा था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, इसलिए हार गए। तो वो मैं अपने इंट्रो में बता ही चुका हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं ये करप्ट है, ये माफिया है, फलाना है, और एक तरफ आप कह रहे हैं इस तरफ बयानिया। तो आज अगर नून लीग बयानिया ये नहीं रखती तो इसका मतलब है वो स्वीप कर जाएगी। तो ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है और कि शहबाज शरीफ लीड करेंगे या मरीम नवाज़ लीड करेंगी। मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है, शहबाज शरीफ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर टीम वर्क है तो सोने पे सुहागा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और सिंध में सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त 2021 तक जुज़वी लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया और ये लॉकडाउन शुरू हो रहा है कल से। लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी, फल, सब्ज़ी, बेकरीज, दूध की दुकानें और पेट्रोल पंप्स पर इसका इतलाक़ नहीं होगा, जबकि तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। ये भी कहा गया कि अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर देंगे और 31 अगस्त के बाद जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई होगी उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी कल से बंद है, जबकि सड़क पर निकलने वाले लोगों का वैक्सीन कार्ड चेक होगा, यानी जिसके पास वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं होगा उसको सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो सिंध हुकूमत ने नई पाबंदियाँ लगा दी हैं। सिंध खुसूसन कराची में कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफे को रोकने के लिए मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ, तो इसमें मज़ीद बंदिशें आयद करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हमने पिछले साल की तरह मुकम्मल डाउन हम नहीं लगा रहे, जुज़वी लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो आवाम जुज़वी लॉकडाउन को कामयाब करने में उनकी मदद दें। उसकी वजह ये है कि सिर्फ कराची के अंदर कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 25% से ज़ायद हो गई है। 9 अगस्त को हम देखेंगे कि लॉकडाउन खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता। उन्होंने अपील की कि अगर एहतियात ना की गई तो ये जो भारतीय डेल्टा वेरिएंट है ये इससे सबसे ज़्यादा मुतासर कराची हुआ है, तो इससे ये वायरस और बढ़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा रहे, बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद है, छोटी ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन के लिए खुली रहेगी। तो अगले 9 दिन के लिए तकरीबन सरकारी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं, रिटेल का कारोबार भी बंद रहेगा। उन्होंने कहा कबीना मीटिंग समेत इम्तहानात भी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। रेस्टोरेंट को सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त होगी,
और उन्होंने कहा जी कि मैंने आज तक जो भी फैसले किए हैं वो डॉक्टरों की मुशावरत से किए हैं। इससे कबल कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों को मदऊ किया गया था, उन्हें बताया गया था, ताजरों को, सनतकारों को, सबको इत्माद में लेके सिंध हुकूमत ने कराची के अंदर जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया है। बताया ये गया है कि कोरोना की चौथी लहर तेज़ी से फैल रही है और पिछले 24 घंटों में 86 अफराद जो है इसकी वजह से इंतकाल कर चुके हैं और मुस्बत केसेस की शरह 7.79 हो गई है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिलेक्टेंट है, CNC भी खासी रिलेक्टेंट है कि क्यों लॉकडाउन लगाया। इसको गवर्नमेंट ये कहती है हम गौर से देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वैक्सीनेशन के बगैर अंदरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। बताया गया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन के बगैर अंदरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, यानी डोमेस्टिक परवाज़ें जो हैं उनके ऊपर आप जहाज़ के ऊपर सफ़र नहीं कर सकेंगे जब तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई होगी। तो आपको सफ़र करने से पहले कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करना होगा। तो ये इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ जो डोमेस्टिक परवाज़ें हैं ये उनके लिए। तो ये भी कहा गया है एलामिये में कि गैर मुल्की या एक डोज़ और बैरून मुल्क से वैक्सीन लगवाने वाले इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इसके अलावा जिन्हें डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाने से मना किया है वो भी मुस्तस्ना तस्वर किए जाएंगे। ये कुछ आम खबरें और आखिरी इसके साथ एक और ख़बर इम्पॉर्टेंट ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, उनको भी कोरोना वायरस है, उनकी अहलिया को भी, सरीना ईसा को भी। तो इतलात ये कि उनकी हालत खासी ख़राब है, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त लोग कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कोरोना की वजह से बीमार हैं और उनकी अहलिया भी। और ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कितना ये कौन सा पुरस्कार किस्म का कोरोना है जो कि हुकूमत मुखालफिन जजों को हो रहा है। इससे पहले भी कई जज जो है वो कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो बहरहाल ये कोरोना है, ये अपनों को हो या मुखालफिन को हो, इससे बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। वो एहतियात कई किस्म की भी हो सकती है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन हमारी दिली ख्वाहिश है, दुश्मनों को अमल मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान मीडिया के वफद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अमन दुश्मनों की निशानदही करके उन्हें शिकस्त दे। जो पाक अफगान यूथ फोरम है, इससे बाहमी राब्तों को फ़रोग मिलेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान खित्ते का मुस्तकबिल है। और अफगान साफ़ियों ने तबादला ख्याल करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अफगान अवाम पाकिस्तान के लिए मुखलिस और नेक जज्बात रखते हैं और पाकिस्तान के अफगान महाजिन की मेज़बानी और अमन अमल में किरदार काबिल फ़ख्र है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात के हवाले से और अफगानिस्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस तनाज़र में अफगान यूथ का एक वफद पाकिस्तान मौजूद है जो कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। कल उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी, आज आर्मी चीफ से मुलाकात की है। पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल बाजवा ने इस पर आज अफगान जो वफद था उनको खासी तफसील से जो सूरत हाल है उससे आगाह किया और पाकिस्तान के किरदार से भी आगाह किया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद ख़बरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम के खिलाफ इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।